जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सारे? होप करता हूँ सब अपनी मेहनत कर रहे हो। भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बीएसएफ के ऊपर। ठीक है, पूरा देखेंगे, एक एक चीज देखेंगे। भाई, बीएसएफ ने अपना नया फॉर्म जारी कर दिया है, जिसकी रिक्रूटमेंट इन्होंने शुरू कर दी है। ठीक है, बीएसएफ की फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इन लोग अपना रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया है, जिसमें इन्होंने पोस्ट निकाली है कांस्टेबल की। और कांस्टेबल में भी ट्रेड्समैन की निकाली है। भाई, ट्रेड्समैन क्या होते हैं? भाई, कुछ लोगों को लगता है कि ट्रेड्समैन जो होते हैं वो ड्राइवर होते हैं। ऐसा नहीं होता। ट्रेड्समैन जो होते हैं ना, वो स्पेशलाइज्ड वर्क करते हैं। आपको एक स्पेशलाइज्ड वर्क दिया जाएगा कोई ना कोई पोस्ट पे, चाहे वो व्हीकल का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आप म्यूजिशियन हो, चाहे आप शेफ हो, चाहे आप कुछ भी, मतलब ड्राइवर हो, कुछ भी हो। तो वो सब ट्रेड्समैन में आ जाता है। ठीक है, जो नॉर्मल आर्टिलरीज या जीडी से अलग होते हैं, उनको हम गिनते ट्रेड्समैन में। ठीक है, तो उस पोस्ट पे, कांस्टेबल की पोस्ट पे हमारा बीएसएफ ने निकाला है। तो ये डॉक्यूमेंट फॉर्म में इन्होंने कर रखा है, पीडीएफ फॉर्म में कर रखा है, बट ये जो है इन्होंने मतलब पिक्चर्स लगाई हैं, तो मैं इसको स्कैन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेन मेन चीजें, सारी चीजें मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और जो भी हमें मेहनत करनी है वो हम करते रहेंगे साइड बाय साइड आगे चल के। तो टोटल ऑनलाइन एप्लीकेशन ये लोग लेंगे, और टोटल हमारे पास में 3588 वैकेंसीज है, जिसमें से 3406 यानी कि 3406 वैकेंसीज मेल कैंडिडेट्स की और 182 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट्स की है। ठीक है, एग्जाम ये देखो, पुराना इन्होंने जारी कर रखा है। फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 एंड 2025, बल्कि इनको 2025 2026 करना चाहिए, पर कोई बात नहीं, हमें तो काम से मतलब है। लेवल 3 का ये पे देंगे आपको, जिसमें जो मिनिमम पे है वो 21,700 से 69,100 तक होगा। जो कि अभी तक जो सेवेंथ पे कमीशन आया है उसके हिसाब से, जो 2016 में जो लागू हुआ था सेवेंथ पे कमीशन, उसके हिसाब से ये लेवल 3 का आपको प्रोवाइड करेंगे। अब निकल के आते हैं भाई, अदर अलाउंस आपको मिलेंगे मिलेंगे जैसे राशन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ये सब आपको मिलेगा। यहाँ तक कि बीएसएफ की अपनी कैंटीन होती है, बीएसएफ का अपना जो अल्कोहल का कार्ड होता है वो भी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन इसमें क्या लिख रखा है? इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है स्टेट वाइज, ट्रेड वाइज, कैटेगरी वाइज होगा। भाई, कैटेगरी मतलब जनरल और एसटी, ऐसी मान के चल लो आप, समझ गए। और स्टेट वाइज मतलब दिल्ली, हरियाणा, यूपी, इनके मतलब अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग वैकेंसी होगी। ट्रेड वाइज मतलब कोई मतलब कोई बन रहा है ड्राइवर, कोई मोची है, कोई नाई है, मतलब ये सब जो अलग अलग वर्क्स हैं, अ, इन सब के अंदर अलग अलग वैकेंसीज होंगी, अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर वैकेंसीज बांटी गई हैं। टोटल वैकेंसी है 3588। ओके, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। पहली बात है कि बीएसएफ जो है ये अपना रिक्रूटमेंट कर रही है 2024-2025 के लिए। ठीक है, और बिफोर अप्लाइंग एप्लीकेशन, अपने एप्लीकेशन को अप्लाई करने से पहले भाई तुम सब चीज़ों से गो थ्रू हो जाना। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एज, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। भाई, ऐसा करना कि बीएसएफ आपको हटाए ना किसी भी स्टेज पे, बिकॉज बीएसएफ के पास पूरा राइट्स है कि वो आपको कैंडिडेट किसी भी एज, किसी भी स्टेज पे आपका टर्मिनेट कर सकती है। ठीक है, रिक्रूटमेंट के अंदर फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, ट्रेड टेस्ट होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब क्या है भाई, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वही है, रनिंग करनी है, पुशअप्स करने, पुलअप्स करने हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में भी वैसा ही है, पर थोड़ा बहुत अलग होगा, मतलब कितना ही अलग होगा, थोड़ी बहुत चीजें एक्स्ट्रा हो सकती हैं। रिटन एग्जामिनेशन में जो सिलेबस होगा उससे पूछा जाएगा, और सिलेबस मुझे लग रहा है कि इनका सिलेबस वही होगा, मैथ्स एसएस की, मतलब मैथ्स, जीएस, इंग्लिश, यही होंगे बेसिक लेवल के, जैसा अग्निवीर फॉर्म्स में आते हैं। डॉक्यूमेंटेशन होंगे आपके, जो डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे वो ओरिजिनल है कि फेक है। आपका जिस ट्रेड में आप जा रहे हो उस ट्रेड का टेस्ट होगा, और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, दो पोस्ट के लिए करोगे भाई कैंडिडेट डिलीट हो जाएगा, बता दिया हूँ। ठीक है, qualifying the selection stages of recruitment does not confirm
एनी राइट कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट फाइनल सिलेक्शन ऑफ विल बी मेड प्योरली ऑन मेरिट। वही है कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है मेरिट पे होगा, किस मेरिट पे गया है। ऐसा नहीं है कि अगर रिटर्न की कट ऑफ 32 गई है और आपके 34 आए हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपको, और आपने फिजिकल टेस्ट अच्छे नंबरों से पास कर लिया, बड़ा पास ही करते जा रहे हो और कट ऑफ अच्छी खासी चली गई। इनडायरेक्टली मैं कह रहा हूँ कि आपने मतलब जो सेपरेट स्टेजेस हैं, मतलब एक स्टेज है आपने पार करा और दूसरे स्टेज को भी पार किया, आपने इंडिविजुअली पार किया स्टेज को, तो आपने कट ऑफ पार कर ली। बट एक जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें अगर नहीं हो पाया तो भाई आपका कैंडिडेट डिलीट हो जाएगा और आपकी मेरिट नहीं बन पाएगी, ठीक है, मेरिट भी निकलेगी। ठीक है, स्टेट वाइज वैकेंसीज वो दे रखी होंगी नीचे, वो हम देख लेते हैं अभी। और आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेडी रखना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, और जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है या फिर जिन जो कहते हैं कि भाई हमारे पास डोमिसाइल नहीं है, तो भाई फिर आप अपने 10th का मार्कशीट भी यूज कर सकते हो, वो भी एक तरीका डोमिसाइल ही होता है। ठीक है, व्हेन एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड इट विल बी एक्सेप्टेड प्रोविजनली। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप डोमिसाइल बनवा लें अपना, ठीक है, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है वो सर्टिफिकेट। When applications are submitted, it will be accepted provisionally. Candidate may take print out of the application for their own record। वही है, जब आप एप्लीकेशन भर दोगे तो भाई आप उस प्रिंट आउट एज अ प्रूफ के तौर पे कि आपने पेमेंट करी है, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दी है बीएसएफ को, वो आप अपनी इन सब चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हो एज अ प्रिंट फॉर्म में। और आपको एडवाइस है कि आप अपनी उस ईमेल को या उस नंबर को ऑन रखो जिससे आप लॉगिन करेंगे, ठीक है, कि आपको मैसेजेस भी आएंगे। ठीक है, कैंडिडेट शुड नोट डाउन एंड रिटेन रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड। वही जो आप आईडी है और जो पासवर्ड है उसको नोट डाउन करना है, क्योंकि अब ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। अगर आपने बीएसएफ में एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया तो वो आपका लाइफ टाइम बना रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खुजू मुजू कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना एक बढ़िया सा रजिस्ट्रेशन आईडी बनाओ, अपना पासवर्ड बनाओ, उसको याद रखो या किसी डायरी पे नोट डाउन कर लो। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होंगे और कुछ भी दिक्कत हुई तो आपका कैंडिडेट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन को डालना है, और ठीक है ना, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन को डालना है, और वो सब चीज़ें आपको ईमेल आईडी और इन सब के थ्रू आप चेक कर सकते हैं हर बार। जैसे आपने कोई इन्फॉर्मेशन डाली, फिर आपने बंद कर दिया विंडो, फिर आपने ओपन किया, तो आप इन्फॉर्मेशन ईमेल के थ्रू देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या फेक चीज़ें पे आपको साइबर क्राइम के अंतर्गत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो अपनी उस चीज़ को दिक्कत में मत डालने देना। आपके जो भी मतलब ये इलीगल चीज़ें हैं ये हो सकती है। जिनके हाथ पांव टूटे पड़े हैं या जो फिजिकली डिसेबल्ड है, हैंडीकैप्ड है, भाई वो इस पोस्ट के लिए नहीं है। An employee serving in the same rank and pay grade will not be entitled to apply for said post। भाई कोई एम्प्लॉय है जो आर्मी में या फिर किसी भी उसमें है और वो इसी पोस्ट पर है, इसी पे पर है, तो वो भाई वो नहीं चेंज कर सकता अपनी उसको, अपनी नौकरी को। ठीक है, पर्सन सर्विंग इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शुड अप्लाई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर देयर एम्प्लॉय विल बी रिक्वायर्ड। वही एनओसी आपको चाहिए होगी अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो। पर मुझे पता है 90% आप लोग स्टूडेंट्स हो। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द एजुकेशनल, वही आपको मार्कशीट अपनी अपलोड करनी है। और ठीक है, और वो मार्कशीट आपकी उस टाइम पर भी होनी चाहिए, वरना वो आपका रिक्रूटमेंट खत्म कर देगी। ठीक है, आपको ईमेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू एडमिट कार्ड आ सकते हैं, या फिर एडमिट कार्ड नहीं आएंगे तो उनके मैसेज आ जाएंगे एडमिट कार्ड आपके अपलोड हो चुके हैं, आप वो वेबसाइट से कर सकते हैं। तो आपको एक रोल नंबर असाइन होगा, उस रोल नंबर को याद रख लेना। ठीक है भाई, मैं मेन मेन चीजें बता रहा हूँ आपको जो आपको इम्पोर्टेंट है। बाकी इम्पोर्टेंट चीजें सारी इम्पोर्टेंट है, पर कुछ चीजें जो रिपीट करते हैं। ठीक है, रिक्रूटमेंट जो होगा भाई वो इंजरी, मतलब रिक्रूटमेंट बोर्ड किसी भी इंजरी के लिए वो नहीं रहेगा, कैसे जिम्मेदारी नहीं लेगा अगर आपके हाथ टूटते हैं, पाँव टूटते हैं तो। ठीक है, अपॉइंटमेंट जो है मतलब अ, कि किसी भी कोई बंदा मेडिकली या फिजिकली फिट है उसको बेसिक मतलब अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द
वही अपॉइंटमेंट होगी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बीएसएफ के अंदर बेसिक ट्रेनिंग में जाना होगा। अगर बंदा उस बेसिक ट्रेनिंग को क्लियर कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, लाइक आर्मी के अंदर होता है। अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें तो आपको एक वो क्राइटेरिया देता है कि 1.5 किलोमीटर की रनिंग करनी है, 2 किलोमीटर रनिंग करनी है इतने मिनट्स में, और आपको 50 पुशअप मारने, 50 पुलअप्स मारने, जो भी मतलब चीज़ें वो करते हैं वो ऐसे डालते हैं, ऐसे बीएसएफ वाले भी करेंगे, तो आपको टर्मिनेट करके रखना है। ठीक है भाई। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा तो अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वैलिडेट रखना, ऐसा ना करना कि 10 दिन वगैरह बंद कर दो, ठीक है। और बाकी तो ये क्या है, हाँ, रिक्रूटमेंट के टाइम पे जो भी आप सेंटर चूज करोगे भाई वो सेंटर ही चूज होगा। ऐसा नहीं कि आपने हरियाणा भरा है और आपको हरियाणा में आके फिर आप सेंटर के लिए चेंज करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है भाई। और BSF, in case candidate are appointed in BSF subsequent secret and discharged before, required to remit an equal amount or 3 month pay allowance or the cost। वही है कि आप 10 साल से पहले, 10 ईयर्स की सर्विस से पहले आप BSF से नहीं उतर सकते हो, ठीक है। अगर ज्यादा ही आपको चुल मच रही है भाई, आपको 4 साल वाली, फिर अग्निवीर में जाओ, ठीक है। तो ये अग्निवीर में ट्रेड्समैन होते हैं। अनअपॉइंटमेंट डे शेल बी कवर्ड अंदर, जो भी है ये सब तो ठीक है। आपके जो जो आपके रूल्स हैं, समझ, ये पेंशन स्कीम और ये सब है, ये सब आपके अंतर्गत आ जाता है, ये आपके काम का नहीं, जब आप लग जाएंगे तब आपके काम का है, ठीक है। बाकी रिजर्वेशन ST SC OBC का है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर नहीं आती, ये आती है होम मिनिस्ट्री के अंदर, मतलब यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है लेकिन फिर भी ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, MOD की नहीं है ये, ठीक है। ये समझ लो। तो इस वजह से ये CISF BSF ये सब पैरा मिलिट्री की जॉब्स हैं सारी। डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास में, इसमें लिखा रखा है, तो आप डोमिसाइल बना के रखो। और आपके पास कैटेगरी में तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जी मेरे नाम की वजह कुमार रखता है तो मैं ST SC बन गया, ठीक है। मोबाइल नंबर और मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बैंड है, एग्जामिनेशन सेंटर में बता दिया हूँ। और बायोमेट्रिक मेथड यूज होगा हर स्टेज पे। बायोमेट्रिक मेथड का मतलब है आपके जो थंब का, लेफ्ट थंब मेनली लेते हैं ये लोग, ठीक है। और जो भी मतलब अगर आपकी बॉडी पे कोई मार्क है, बर्थ मार्क है, तो वो देखा जाएगा, आपके लेफ्ट थंब का फिंगरप्रिंट देखा जाएगा, और आपकी आई स्कैन होगी या फिर आपका फेस स्कैन होगा हर बार। और अगर वो गलत आता है या वो गलती से भी अलग आता है तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे, तो अपने खुलिए को वैसे ही रखना। लीगल एक्शन फेस होगा अगर किसी भी सिलेक्शन में आपके में कोई चीज अपेयर नहीं हुई कि आपके मस्सा है तो वो मस्सा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 10 दिन बाद उसका इलाज करवा ले फिर आप कह दीजिए वो मस्सा तो खत्म हो गया। रिटर्न एग्जाम CBT बेस्ड होगा। OMR बेस्ड भी इन्होंने कहा, OMR की रिटर्न एग्जाम एट वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर थ्रू CBT मोड। और OMR शीट्स विल बी रिजेक्टेड इफ मैंडेटरी फील्ड्स ओवल्स लाइक नेम क्वेश्चन सीरीज कोड। अच्छा भाई, दोनों हो सकते हैं भाई, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, OMR बेस्ड भी हो सकता है, बता देंगे OMR बेस्ड है कि कंप्यूटर बेस्ड है। इन्होंने कहा कि OMR रिजेक्ट हो जाएगी अगर आपके कोई भी चीजें भरी नहीं हुई तो। इंग्लिश हिंदी में होगा, और BSF के एक्ट्स और रूल हर जगह वैलिड रहेंगे हर समय। फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो है किसी भी कंट्री के पार्ट में ट्रांसफर हो सकते हैं फोर्स के मुताबिक। ऐसा नहीं है भाई, वो होम मिनिस्ट्री में होता है, मैंने बता दिया है, ठीक है। वो होम मिनिस्ट्री में होता है वो, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन के अंदर अगर एप्लीकेशन नहीं मिला, मतलब एप्लीकेशन जो है, इफ एनी क्लेम मेड इन एप्लीकेशन नॉट फाउंड, जो आपने क्लेम कर रखा है, जैसे आपने कहा कि भाई मैं तो टाइकोंडो का बहुत बड़ा चैंपियन हूँ और आप उसके चैंपियन नहीं निकल पाए, तो आपका कैंडिडेट डिलीट कर दिया जाएगा। तो जो भरो ढंग से भरना और 2 बार सोच के भरना, ठीक है। एडमिशन और जो कॉल अप लेटर है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने BSF की वेबसाइट से, जिसमें आपके नाम आ रहा होगा। और आपको हमेशा अपने साथ एक फोटो लिंक रखनी है और साथ में आधार कार्ड। अम, अपनी फोटो भी अपने साथ रखना, ठीक है। इन्होंने तो वैसे बोला नहीं है बट फिर भी आप रख सकते हो, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करें 10th सर्टिफिकेट, क्योंकि ताकि एजुकेशन और प्रूफ का पता चल सके। कोर्स सर्टिफिकेट जो ट्रेड में आप जाएंगे, डोमेसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट। रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट कुछ नहीं है, अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो रिलैक्सेशन भी हो जाता है, ठीक है। विंडो विंडो भाई ओपन है 24/8 से लेके 26/8 तक, जाकर भर दो, ठीक है। आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट BSF विल प्रोवाइड अ पीरियड ऑफ 3 days टू इनेबल कैंडिडेट। भाई जब रिसिप्ट बंद हो जाएगी ऑनलाइन फॉर्म्स की, तो अब BSF आपको 3 days देगी जिसमें आप अपने मतलब
चीज़ों को इनेबल करेक्ट कर सकते हो, ठीक है? मतलब करेक्शन विंडो दे देगी, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें आप कोई भी करेक्शन अगर होती है तो आपको रीसबमिट करना पड़ेगा पूरा, ठीक है? और बाकी आपको वही फीस है वो आपको देनी पड़ेगी, और करेक्शन फीस 100 रुपये है वो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है? और करेक्शन नेट बैंकिंग के थ्रू होगा। ये देखो एक एक चीज ये लोग इतनी बारीकी से देते हैं ना कि बंदे एक बार के लिए बोलने लग जाए यार क्या हद है, लेकिन फिर भी अच्छी बात है, ये सारी इंफॉर्मेशन ये अपने नोटिफिकेशन दे देते हैं। करेक्शन चार्ज रिफंडेबल नहीं है, ठीक है? और जो मॉडिफाइड है वो एज अ मॉडिफाइड वाला ही फाइनल गिना जाएगा। ऐसा नहीं है कि सर मेरे से गलती हो गई, तो कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी आपको जो भी कुछ करना है वो आप, अगर आप विंडो के बाद कुछ करते तो आपकी करेक्शन नहीं देखी जाएगी। विंडो है तो करेक्शन देखी जाएगी, विंडो के बाद नहीं देखी जाएगी। बिकॉज विंडो के बाद अगर होता है तो आप पोस्ट के थ्रू, फैक्स के थ्रू, ईमेल के थ्रू, बाय हैंड कुछ एंटरटेन नहीं करा जाएगा, बता दिया हूँ, ठीक है? एग्जामिनेशन फीस है भाई अनरिजर्व वालों के लिए 100 रुपीज, और ठीक है, और 50 रुपीज एज 18 प्लस जीएसटी। ओनली सर्विस चार्ज मतलब 150 रुपये ये पूरा ही लेंगे। आप समझ में नहीं आ रहा किस चीज का प्लस, अच्छा 100 प्लस 50 प्लस 18% जीएसटी लेंगे ये, ठीक है? एज, ठीक है? और बाकियों के लिए शायद फ्री है ये, सिर्फ जनरल वालों के लिए है, ठीक है? जनरल और ओबीसी वालों के लिए है, ठीक है? बाकी नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नियरेस्ट ऑथराइज कॉमन सेंटर किसी के भी थ्रू कर सकते हो। अब इसमें वुमेन्स के ऊपर आ गया। वुमेन्स जो शेड्यूल ट्राइब से हैं या बीएसएफ में सर्व कर रही हैं, एक्स सर्विस मैन है, वो इस पेमेंट को नहीं देंगी, उनके लिए पेमेंट एग्जेम्प्टेड है। पेमेंट ऑफ फी विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड, कोई पैसा कैश में नहीं जाएगा। फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, रिफंड नहीं होगी कोई भी फीस। इन केस ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ एग्जामिनेशन फी फ्रॉम द कैंडिडेट ऑफ नॉन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, देयर फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड। भाई अगर जिसके पास रिसिप्ट नहीं होगी उसका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है? जो कैटेगरी में है उसको देना पड़ेगा। बाकी ये सब स्टेट्स यूनिटरी जिसमें आपका एग्जामिनेशन हो सकता है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हिमाचल है, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन एंड दीव, ऐसे करते करते आपको दिख रहे होंगे सारे नाम, ठीक है? यूपी दिल्ली दोनों आ गया, आर के पुरम साइड इनका हेडक्वार्टर है, वैसे कोई बात नहीं, हमें क्या करना, हमें तो स्कूल में जाके पेपर देना है। सेंटर फॉर कंडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड फेज एग्जाम में चेंज, हाँ वही, अगर आपका तो फर्स्ट फेज है, अगर रिटर्न एग्जाम है तो उसका सेंटर अलग होगा, ऑब्वियस की बात है। रिटर्न एग्जाम आपके डिजिटल सेंटर पे या स्कूल्स में होता है, और सेकंड फेज आपको उन्हीं के सेंटर पे होता है जहाँ पे ग्राउंड आपके पास बढ़िया सा रहता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 18 टू 25, और रिलैक्सेशन दे रखा है इन्होंने एस टी एस सी ओबीसी को, ठीक है? एस टी एस सी को 5 साल का और ओबीसी को 3 साल का। तो भाई एस टी एस सी वाले 30 साल तक रह सकते हो, ओबीसी वाले 28 ईयर्स तक, और जनरल वालों 25, ठीक है? और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से अगर रिलैक्सेशन है तो उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अपना, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देनी पड़ेगी, मार्टिकुलेशन देना पड़ेगा। देखो ये ट्रेड्स दे रखे हैं कारपेंटर के, प्लम्बर के, पेंटर के, अपहोल्डर, पंप ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, इन सब के लिए मार्टिकुलेशन और 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, या किसी भी जगह के आपने काम किया है, ठीक है? वरना डिप्लोमा भी लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। डिप्लोमा या डिग्री आ गई तो बात ही अलग हो जाती है फिर तो, ठीक है ना? कांस्टेबल, कॉपलर, इन सब के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए, तो वो सब क्वालिफाई करने के लिए लिख रखी हैं चीजें कि भाई ये चीजें चाहिए, ठीक है ना? और अगर आप कुक हैं या वाटर कैरियर या वेटर हैं तो आपको फिर एक अच्छी जावा से स्किल्स का कोई सर्टिफिकेट लेना चाहिए, लेवल 1 कोर्स का, ठीक है? और एजुकेशन सर्टिफिकेट आपका 10th पास होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इन वो बना हुआ, कोई बाहर की चीज नहीं चलेगी, इंडियन, मेड इन इंडिया। द कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर द ट्रेड ऑफ कांस्टेबल, ये सब चीजें हैं, तो उनके अंदर वही है कि जो वेटर के लिए कर रहे हैं उनको फूड प्रोडक्शन और किचन के रिलेटेड सारी चीजें आनी चाहिए, और वो एक अच्छा कोर्स करनी चाहिए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से कुछ काम करना चाहिए। मतलब वही है यार, इनको चाहिए कि बंदा ट्रेंड वाला हो, ट्रेंड हो बंदा, ठीक है? ऐसा ना हो कि बंदा नौसिखिया उठ के आ जाए, इनको ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है? Candidates who have not acquired essential qualification as of stipulated date will not eligible and need not to be apply.
भाई जो अप्लाई मत करना, अगर आप इस डेट तक 23/8 तक कोई अपनी वो नहीं ला पाए, खाना बनाने की या कुछ भी चीज़ ना ले पाए, तो मत करना। फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट मेंशन बिलो, तो भाई हाइट 165 चाहिए आपके, 70 to 80, फीमेल्स के लिए 155, और इस चीज़ के लिए नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, चेस्ट के लिए। बाकी मेल्स की चेस्ट के लिए 75 to 80, ठीक है। ऐसे ही जो बंदे त्रिपुरा साइड से हैं या यूनियन मतलब जो बंदे मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स से हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरीज ऑफ ऑल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, तो उनके लिए 160 है। जो शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं और मतलब LWE इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो 158, शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं और नॉर्थ ईस्टर्न साइड से आए थे तो 155। ये सब चीज़ें लिख रखी है। और गढ़वाल कुमाऊनीज हो या मराठास हो या डोगराज हो, मतलब एक आप एक ग्रुप के हिस्से में आते हैं तो 162, ठीक है। बाकी अगर आप इस साइड से आते हैं तो आपके लिए 160 सफिशियंट है, और अगर आप गोरखा हैं तो 155 ही है, ठीक है। ये सब चीज़ें लिख रखी है, ये सब आप पढ़ते रहना, ठीक है, अपने लिए पढ़ लेना, बाकी रिकॉर्डिंग में तो है ही है ये सब। As per the standard height weight prescribed in uniform guidelines medical examination test, तो भाई इन्होंने मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए जितनी हाइट और वेट चाहिए मैं बता देता हूँ भाई। 165 वाले को ना कम से कम 61 केजी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। उस हिसाब से अपना देखते रहना, ये हर 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर पे 5 या 6 सेंटीमीटर 1-2 किलो बढ़ाते हैं बस, और 10% रिलैक्सेशन देते हैं, तो 10% में रिलैक्सेशन करके चलना, क्योंकि आप वेट कम कर सकते हो। वेट इज अ टेम्पररी फेलियर, टेम्पररी दिक्कत है वो, मतलब ऐसी दिक्कत नहीं जो हमेशा रहेगी, ठीक है। ओके, और रिलैक्सेशन हाइट बस उसी केस में मिलेगी मेडिकल स्टैंडर्ड भाई, विदाउट वेयरिंग, विदाउट वेयरिंग ग्लासेस होने चाहिए, और बंदे को कोई चश्मा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 6/6 6/9 होनी चाहिए विदाउट करेक्शन, मतलब 0 या 0.5 तक चल जाएगा और इससे ज़्यादा चलेगा नहीं। और मस्ट नॉट हैव नॉकनीज, भाई नॉकनीज होनी नहीं चाहिए। वेरिकोवेन, स्क्विंट आइज या शुड पोजेस कलर परसेप्शन स्टैंडर्ड्स, और मस्ट बी गुड इन मेंटल, मतलब बॉडी हेल्थ सही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो उसका नॉकनीज और फ्लैट फुट और वेरिकोवेन्स, वेरिकोवेन्स होती है भाई हरे रंग की जो वेन्स है ना वो तुम्हारे शरीर में उभरने लग जाती हैं, ठीक है, और वो अच्छी नहीं होती, मतलब, ठीक है, वो मेडिकली अनफिट होता है वो बंदा। तो वो खत्म करने के लिए मैं वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करो कि आप स्क्वाट्स करो, रनिंग करो, वॉकिंग करो, उससे वेरिकोवेन्स अंदर चली जाएगी, ठीक है। कुछ की परमानेंट रह जाती है भाई, जब इतने सालों से तो परमानेंट बन जाती है, बट कोई दिक्कत नहीं है, उसकी भी पहले आप बाकी चीजें तो क्लियर करो कम से कम। मन में ये दिलासा रहेगा कि आप मेडिकल में छटे हो, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है, ठीक है, भगवान की कुदरत की देन है सब चीजें। बाकी आप रिटर्न क्लियर करो, पीईटी करो, पीएचडी करो, जो भी है वो आप क्लियर करो चीजें। फर्स्ट फेज आपका होगा पीएसटी या पीईटी। इसके अंदर पीएसटी पीईटी के अंदर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होगी और आपका आरएफआईडी दिया जाएगा, आपकी रेस होगी, 5 किलोमीटर की रेस होगी, 24 मिनट पूरा करना है। लड़कियों के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस 8.5 मिनट में पूरा करना है, ठीक है। और आपका जो है वेट मेजर होगा, हाइट मेजर होगी, और अगर आपका हाइट और वेट सही से नहीं निकला तो आपको खत्म कर दिया जाएगा। और जो वुमेन कैंडिडेट है जो प्रेग्नेंट पाएंगी उनको 12 वीक का जो है स्टैंड दिया जाएगा कि आप इसमें अबॉर्शन करवा सकते हो, वरना आपको अनफिट का करार दे दिया जाएगा पूरा, अगर आपने 12 वीक्स के अंदर अंदर खत्म नहीं करवाया, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट के चेक होंगे हर जगह पे, तो हर जगह पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, ठीक है। किसी भी चीज में कोई एनर्जी ड्रिंक में या तुम्हारे फिजिकल स्टेमिना इंड्योरेंस लेवल को बढ़ाने के लिए अगर आपने कोई इनहेंस ड्रग्स या इंजेक्शन लिए तो उसमें आप खत्म हो जाओगे इस चीज में, और उन्होंने पकड़ लिया तो खत्म हो जाओगे, ध्यान रखना। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं होगा, और पीटी विल बी ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, इट विल नॉट कैरी एनी मार्क्स। पीटी जो है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करने, इसके मार्क्स नहीं होंगे। सेकंड फेज एग्जाम्स का है रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन जो भाई पीएचडी क्लियर करेगा वो रिटन एग्जाम में जा पाएगा। रिटन एग्जामिनेशन में आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, ये सब चीजें आएंगी, मैथ्स, एप्टीट्यूड और बेसिक नॉलेज आएंगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस
25 और 100 नंबर का पेपर है। दो दो घंटे मिलेंगे। OMR या ऑब्जेक्टिव टाइप या कंप्यूटर बेस हो सकता है। और 35% पासिंग करना है हर बार। एक कट ऑफ निकली है, उस कट ऑफ को पार करना है। 100 में से कम से कम लेके चलो, 60-70 नंबर लेके चलो, प्रैक्टिस कर लेना। और भाई ऐसी अगर आप देख रहे हो, ST SC OBC के 33% है, ठीक है। और तो ये मान के चल लो कि तुम्हारी भी कट ऑफ 50-55 तो जाएगी जाएगी आराम से। उससे ऊपर भी जा सकती है, पर 50 से नीचे तो जाएगी नहीं, ठीक है। और अपने हर कैंडिडेट को बोला जाएगा कि भाई अपना नाम, रोल नंबर, सब चीज़ें हर बार चेक करते रहो, ठीक है। और क्या है, ऑल क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस टाइप होंगे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन का जो नॉलेज होगा वो क्लास 10th के कैंडिडेट की तरह होगा। मतलब ये लिटरली तुम लोगों के लिए एक पेस्ट्री टाइप है। जो बंदे ना मतलब तो कहते हैं कि हम क्लियर नहीं कर पाए एग्जामिनेशन, इन्होंने मुंह पे कह रखा है कि जो आपका सिलेबस है वो क्लास 10th के बच्चे के बराबर का है। तो आपके क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, नॉलेज है, वो भी क्लास 10th के बच्चे के लिए होंगे। तो ये इनडायरेक्टली तुम्हें ताना दे रहे हैं कि भाई आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो। कैंडिडेट्स को रिपोर्ट करना है 15 मिनट पहले अपने एग्जामिनेशन में। थर्ड फेज के अंदर डॉक्यूमेंटेशन होगी, जिसके अंदर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बाहर करने हैं। और डोमेस्टाइल के साथ, आपके वो सर्टिफिकेट के साथ, और आपके ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के साथ, सब कुछ मतलब जो मैंने ऊपर बताया वो सारा आपको करना है। और सॉरी, आपको सारा करना है। और उसके बाद में वो सब चीज़ें चेक होंगी। चेक होने के बाद उनका पूरा मतलब एक एक चीज़ आपकी ट्रेस की जाएगी कि हाँ भाई सच बोल रहा है बंदा कि नहीं, फर्जी तो नहीं है। और उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है। बाकी यही है। बाकी तो वाइल अप्लाइंग द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, ये सब तो इसके लिए आपको नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 1 का कोर्स करा होना चाहिए। किचन सर्टिफिकेट होने चाहिए। मतलब मैंने आपको बताया ना कि जिस डॉक्यूमेंट्स में होने चाहिए, ठीक है। ट्रेड टेस्ट, द कैंडिडेट हु अप्लाई द ट्रेड लिस्टेड बिलो एट सीरियल नंबर आर रिक्वायर्ड। भाई ट्रेड टेस्ट होगा आप लोगों का, जिसके अंदर में देख लो कारपेंटर, प्लम्बर, इन सब में कोई ट्रेड टेस्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन सब में कोई ट्रेड टेस्ट की जरूरत नहीं है। बाकी कॉबलर में है, कॉबलर में है, और टेलर में भी है, और वॉशरमैन, वो बार्बर, स्वीपर, इन सब में है। बाकी इन ऊपर वालों में नहीं है। तो आप इसमें 1 ईयर का कोर्स सर्टिफिकेट दे सकते हो, 2 ईयर्स का दे सकते हो, कुछ भी आप दे सकते हो। पर इसके अंदर आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए, मतलब आपको प्रोफेशनल होना चाहिए इन सब में। देख रहे हो भाई, मोची हो तो प्रोफेशनल हो, अच्छी बात है भाई। कम से कम उनको भेड़ भेड़ चाल वाले नहीं चाहिए। उनको अगर इसमें भी चाहिए तो उनको चाहिए बेस्ट। आप क्या प्रोफिशिएंट हो, बाकी कुक के लिए, वाटर कैरियर के लिए उनको नहीं चाहिए। दे डजंट वांट, ओके। बाकी मेडिकल एग्जामिनेशन उसके बाद होगा। तो जैसे आपका PST, PT, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट, रिटन टेस्ट सब हो जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आपके पास में टैटू नहीं होना चाहिए। टैटू जो है आपका एल्बो साइड हो सकता है, वो भी आपका मतलब 25% से भी कम हिस्सा ले रहा हो टैटू। पर मैं कहूँगा मत लगाओ टैटू, ठीक है। बहुत लोग हैं जो रिलीजियस टैटू लगा लेते हैं, भाई मत लगाना। BSF में लग जाओ, उसके बाद लगा लेना। बाकी जो ट्राइबल्स हैं या जो किसी ग्रुप के हैं, जो कम्युनिटी के हैं किसी, और वो लगा रहे हैं, तो उनके पास भी वैलिड रीजन होना चाहिए कि मैं इस कम्युनिटी का, जैसे कोई है ट्राइब्स का है तो वो लगा लेता है हाथों में टैटूज, क्योंकि जरूरी होता है। तो वो बताए कि मैं इस ट्राइब का हूँ, और उसको सर्टिफिकेट इन्वॉल्व करे कि भाई मेरे को ये है, जरूरी है, ठीक है। ट्रेडिशनल साइड पे होने चाहिए, जैसे फोर आर्म्स पे होने चाहिए, बट ओनली लेफ्ट फोर आर्म, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सल्यूट करते समय, क्योंकि सल्यूट आप राइट से करते हो तो सल्यूट में तो दिखना ही नहीं चाहिए। समझ गए ना। तो ये सब चीजें आप देख लेना, वैसे टैटू होना ही नहीं चाहिए। कैन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वही जो मैंने बताया कि कोई भी फीमेल कैंडिडेट प्रेग्नेंट पाई जाती है तो उसको टेम्पररी अनफिट करा जाएगा 12 वीक्स के लिए। और अगर वो अबॉर्शन करवाती है तो ठीक है, नहीं करवाती है तो उसको परमानेंट डिलीट कर दिया जाएगा, मतलब परमानेंट अनफिट कर दिया जाएगा। पूरा रिव्यू होगा आपका पूरा, और ठीक है, पूरा आपका रिव्यू होगा और डिसीजन होगा। डिसीजन में कोई अपील नहीं ली जाएगी। कुछ कहते हैं ना कि मैं जी मंत्री का बच्चा हूँ, वैसे मंत्री के बच्चे तो जाएंगे नहीं, बट फिर भी कुछ होते हैं ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ओके। और आपको एक, अगर आप EWS वाले हैं और आप उसका दे रहे हो तो भाई कोई फायदा नहीं है वैसे देने का। बट अगर आप दे रहे हो तो आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट देना और EWS का सर्टिफिकेट दोनों देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप एक्स सर्विसमैन के लिए हैं तो एक्स सर्विसमैन के लिए आपका ये है कि आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट नहीं होगा, बाकी सब चीज़ें होंगी, ठीक है।
और बाकी तो फाइनल मेरिट बनेगी आपकी स्टेट वाइज, ट्रेड वाइज और कास्ट वाइज। ये तीनों चीज़ों को मिलाकर आपकी बनेगी और आपका जो केस है वो बनेगा। और बीएसएफ पर्सनल्स के जो बच्चे हैं अगर वो हैं इसमें जो कर रहे हैं तो उसमें भी वही सेम टू सेम है। बस वो फिजी अम, मतलब मैं कैसे बताऊं, उनके लिए भी सब सेम ही रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए। अप टू अप्लाई भाई, अप्लाई करने के लिए आपको बीएसए की वेबसाइट खोलनी पड़ेगी। बीएसए की वेबसाइट दे रखी है, इसको ओपन करिए और इसके अंदर जो डिटेल्स मांगेंगे, आधार की इन्फॉर्मेशन सब कुछ वो आप सब पर डालेंगे, सब कुछ भर दिया जाएगा। और इनके जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं वो होंगे 25 से, यानी कि आज से शुरू हो चुके हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको इशू करवाना पड़ेगा, स्टेट का अपना डोमिसाइल होता है, जाकर आप एसडीएम से बनवा सकते हो, ठीक है। और सिंस स्टेट ऑफ असम इज नॉट इशूइंग, तो आप उसके अंदर अपना क्या असम से बिलोंग करते हैं, 10th की मार्कशीट आपकी असम की होनी चाहिए, तभी आप पता चल जाएंगे कि आप असम के हैं। पाकिस्तानी वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज settle in Ladakh exempted to produce domicile certificate, they will produce nativity or identity certificate as per annex 5 issued by village सरपंच। वही जो विलेज सरपंच की आदत कि ये पहले पाकिस्तानी थे फिर इंडियन बने, वैसे तो इनको आना नहीं चाहिए साले गंदी नस्ल पाकिस्तानी। जो भी है मतलब अब है तो है, रिफ्यूजी है ना भाई, ठीक है समझ जाओ आप। लेकिन फिर भी मतलब जो ये हरकत है वो कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। ये लद्दाख में रह रहे हैं या जेएनके में रह रहे हैं तो भाई वो अपने सरपंच से ले सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर्ड अगेंस्ट द वैकेंसी ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट यूनिट यूनियन टेरिटरी बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। वही डोमिसाइल आपको देना पड़ेगा, डोमिसाइल के ऊपर है पूरा, ठीक है। और बाकी अपना जो एक्सरसाइज करते रहो, कोई भी चेंज नहीं आएगा। कोई चेंज डोमिसाइल के अंदर, कोई चेंज किसी भी चीज़ में सेंटर में नहीं दे लिया जाएगा। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है, स्किल बेस्ड है पूरा। और बाकी तो भी मतलब अपना जो फ्रॉड है उन सबसे बचना है। और रिलैक्सेशन सिर्फ और सिर्फ एस टी एस सी ओ बी सी को, जनरल वालों को कोई रिलैक्सेशन नहीं है किसी भी चीज़ में। और बाकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, फिल करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन और आपको पेमेंट करनी है हर चीज़ की। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो वो हमेशा के लिए वैलिड रहेगा बीएसएफ की वेबसाइट पे, आपको कहीं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो इसमें ये दे रखा है कि आपको करना कैसे है, उसमें सब कुछ लिखा होगा, पर बाकी आपकी फोटोग्राफ का साइज ये होगा, सिग्नेचर का साइज ये होगा और डॉक्यूमेंट का साइज ये होगा, थंब इम्प्रेशन का साइज ये होगा, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ जो है जेपीईजी या जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होगी। और सब कुछ करने तक कैंडिडेट को सबमिट बटन पे क्लिक करना है फाइनल सबमिशन से पहले, ठीक है। सब चीज़ें करने के बाद नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड, इन सबसे कैंडिडेट जो है फी पेमेंट कर सकता है। और प्रिंट आउट जो होगी एप्लीकेशन की, उसको ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है बीएसएफ को भेजना है, नहीं भेजना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी तो इसके अंदर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल में वर्क कर रहे हो तो इसमें आपके एचओडी का साइन होगा या गवर्नमेंट की जो भी सील है वो लगेगी कि आप उनको ऑब्जेक्शन नहीं कि आप इधर वर्क करोगे, ठीक है। और इधर आपका एक कास्ट सर्टिफिकेट है कि आप शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हो, ठीक है। इसके साथ में अपना सर्टिफिकेट सारा लगा देना। और ये आपका बैकवर्ड क्लासेस का ओबीसी का सर्टिफिकेट है ये पूरा, फॉर्म में मतलब सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, साथ में उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी। आपका रिलैक्सेशन की हाइट में कि भाई जैसे कुछ होते हैं जो ना गढ़वाल साइड के हैं, इन्होंने जो चेस्ट की वो दे रखी है गढ़वाल साइड की, या फिर कोई भी चीज़ की जो मैंने ऊपर बताई थी आपको हाइट और चेस्ट की जो इन्होंने रिलैक्सेशन दे रखी है, उस चीज़ के लिए आपको ये वाला भरना पड़ेगा, ठीक है। और नेटिव आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, अगर आप पाकिस्तानी रेफ्यूजी हैं तो आपको ये भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बीएसएफ पर्सनल के सन या डॉटर हैं तो आपको ये भरना पड़ेगा। सर्टिफिकेट है वही, सर्टिफिकेट सन डॉटर सर्विंग बीएसएफ पर्सनल। लगता है इन्होंने 2 बार भेज दिया है, कोई नहीं, 2 बार भर देना भाई। इनकम एसेट सर्टिफिकेट, इकोनॉमिक विकास सेक्शन के लिए इनकम वाला सर्टिफिकेट ये है। और एंड करते हैं अब इस चीज को भी कि ये सारी चीजें जो है इशू कहाँ से करनी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से करनी है,
कलेक्टर से करनी है, डिप्टी कमिश्नर से करनी है, मतलब ऑफिसर से करनी है, जो आपके एसडीएम, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, एसडीएम हो गया, डीएम हो गया, या टीएम हो गया, तालुका मजिस्ट्रेट हो गया, या ईएम हो गया, आपको इन सब से करनी है। इन सब पे साइन होनी चाहिए, ठीक है। रेवेन्यू ऑफिसर तहसीलदार से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सब डिवीजन ऑफिसर आपके एरिया का होना चाहिए, ठीक है। तो यही सब चीज थी आज के लिए, और होप करता हूँ आपको सारी बातें मेरी समझ में आई होगी, और जल्दी से लग जाना। जो भी कुछ है, मतलब जो सिलेबस है उसके हम बाद में करेंगे, ठीक है। और अपना फॉर्म भर देना, 100, 150, 200 रुपये लगेंगे, भर देना। अब अच्छी जॉब मिल जाएगी हम, ठीक है। और जो भी फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, कैसे पार करना है, कैसे उन गिने चुने लोगों में आना है, उसकी भी वीडियो अपन जल्दी बना लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।